स्टार्ट करें फिर। अच्छा जी, सो पीछे से हम लेके चल रहे हैं प्रेशर इंटीग्रल को, और चूंकि नए लोग हैं तो मैं थोड़ा सा रिकैप 5 मिनट्स लेके जो है रिकैप कर रही हूँ। सो हम एस्ट्रोफिज़िक्स कर रहे हैं, और एस्ट्रोफिज़िक्स में हम स्टेलर एस्ट्रोफिज़िक्स कर रहे हैं, यानी स्टार्स से रिलेटेड एस्ट्रोफिज़िक्स। ठीक है, और स्टेलर एस्ट्रोफिज़िक्स इसलिए कर रहे हैं कि ये आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ कुछ लोगों को नहीं आ रही। सो स्टेलर एस्ट्रोफिज़िक्स इसलिए कर रहे हैं स्टार्स की, इसलिए कि ये बेसिक आपकी एस्ट्रोफिज़िक्स स्टार्स से ही शुरू होती है। एस्ट्रोफिज़िक्स जब शुरू की जाती है यूजुअली स्टेलर एस्ट्रोफिज़िक्स से की जाती है। उसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी है हम ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बात करें, या हम स्टेलर एवोल्यूशन वक्त के साथ साथ स्टार्स किस तरह इवॉल्व करते हैं उस पर बात करें, या हम स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें। तो मैं स्ट्रक्चर से मैंने शुरू किया है, ऑल्दो मैं बीच में एवोल्यूशन की भी कुछ बातें लेकर आई हूँ, और ऑब्जर्वेशन पे भी फ़िलहाल इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई। सो स्ट्रक्चर पे हमने क्या देखी थी, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन। वैसे तो हमने कई इक्वेशंस देखी थी, लेकिन जो मेन एक इक्वेशन देखी है वो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है, जो हमें क्या बताती है कि ग्रेविटी की वजह से इनवर्ड आपका स्टार का जो मैटर है वो इनवर्ड जाने की कोशिश करता है, ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स करने की कोशिश करता है। अगर सिर्फ ग्रेविटी हो और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई और चीज़ ना हो तो स्टार बिल्कुल कोलैप्स कर जाए। ठीक है, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमने इक्वेशन लिखी थी, और उसमें प्रेशर का एक टर्म था। ठीक है, सो अगर प्रेशर डोमिनेट करना शुरू हो जाता है तो स्टार एक्सपांड करना शुरू हो जाएगा, और अगर ग्रेविटी डोमिनेट करना शुरू हो जाएगी तो स्टार कोलैप्स करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो ग्रेविटी पे हमने बहुत लंबी बात की थी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लेके, शेल थ्योरम। सो उसको कुछ समझा था कि ग्रेविटी कैसी है, क्या टर्म है उसका। फिर उसके बाद प्रेशर के ऊपर, अच्छा नहीं, उस प्रेशर से पहले मैंने स्टेलर रेवोल्यूशन की कुछ बात की थी कि स्टार्स की जो लाइफ टाइम है उसके मुख्तलिफ फेजेस में कहाँ पे ग्रेविटी शुरू में डोमिनेट करती है, उसकी वजह से कोलैप्स की तरफ जाते हैं, फिर वो हीट अप होता है आपका, फिर उसमें एट सम पॉइंट फ्यूजन शुरू हो जाती है, कोलैप्स की वजह से हीट अप होता है और फ्यूजन शुरू हो जाती है, फिर एज अ रिज़ल्ट एक आउटवर्ड प्रेशर आपका उसको काउंटर बैलेंस करने लग जाता है, और फिर स्टार अपनी एक स्टेबल फेज़ में आ जाता है जिसको हमने कहा था मेन सीक्वेंस। ठीक है, और सूरज जो है हमारा इस वक्त मेन सीक्वेंस में है। ठीक है, मेन सीक्वेंस में स्टार के कोर के अंदर हाइड्रोजन टू हीलियम फ्यूजन हो रही होती है, और उसकी वजह से ये आपका इक्विलिब्रियम में होती है, यानी इनवर्ड ग्रेविटी और आउटवर्ड प्रेशर दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे होते हैं। एज अ रिज़ल्ट ना स्टार एक्सपैंड कर रहा होता है ना कोलैप्स कर रहा होता है। ठीक है, फिर स्टार के एंड की बात की थी, एंड में मुख्तलिफ फेजेस में किस तरह से कभी ग्रेविटी डोमिनेट करती है, कभी आउटवर्ड आपका प्रेशर डोमिनेट करता है, रेड जाइंट बनता है, फिर उसके बाद नेबुला वाली फेज़ आ जाती है, प्लानिटरी नेबुला वाली फेज़ हो जाती है, और एंड में वाइट ड्वार्फ रह जाता है। सो ये पिछले लेक्चर्स में ये वाली चीज़ कवर हुई है। अब जो हम काफ़ी, मेरा ख्याल है अब तो 10 के करीब कम से कम लेक्चर्स हो गए हम प्रेशर के टर्म को, नहीं ये 19 था आई थिंक, लेकिन पिछले 10 लेक्चर्स तकरीबन से, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कितने से, हम प्रेशर के टर्म को बहुत डिटेल में देख रहे हैं। ठीक है, तो चूँकि बहुत सारे लोगों ने थर्मोडायनामिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स नहीं पढ़ा होता, तो पहले प्रेशर का जो टर्म जनरल है वो मैंने डिराइव करके बताया था आपको, और वो क्या था, 1/3 PV N of P dP। ठीक है, सो ये 2-3 लेक्चर्स इस पे लगाए थे इसको डिराइव करने में। ये आपको क्या बताता है कि प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है मोमेंटम पे, पार्टिकल्स। सो अगर हम गैस, इस कमरे की गैस भी ले रहे हैं तो इसके अंदर भी जो पार्टिकल्स हैं यहाँ हमारे, और मैंने गुब्बारे की भी एग्जांपल दी थी, गुब्बारे के अंदर भी जो आपके गैस के पार्टिकल्स हैं, या टायर के अंदर भी जो आपके हैं, वो उनका कुछ मोमेंटम होता है। ठीक है, मोमेंटम P = mv, मास पे और स्पीड पे डिपेंड करता है, मास और स्पीड पे डिपेंड करता है। जितना ये मोमेंटम ज़्यादा होगा प्रेशर का टर्म बढ़ेगा,
जितनी स्पीड ज़्यादा होगी फिर भी प्रेशर का टर्म बढ़ेगा। और ये है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर इंटरवल ऑफ मोमेंटम, जो कि हमने देखा था P प्लस dt। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं पूरे मोमेंटम की सारी वैल्यूज़ के ऊपर, तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाता है। ठीक है, तो इसकी हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी, जो कि हमें बताती थी कि स्पीड के ऊपर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स किस तरह से डिपेंड करता है। हमने क्या देखा था कि कुछ इस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन आती है। सो बिल्कुल लो स्पीड्स पे भी आपके कम पार्टिकल्स होते हैं और बहुत हाई स्पीड्स पे भी बहुत कम पार्टिकल्स होते हैं। दरमियान में एक वैल्यू होती है जहाँ पे पीक कर रहे होते हैं। इस कमरे के जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें वो भी इसी तरह की चीज़ ओबे कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक ख़ास वैल्यू होंगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे थोड़े से होंगे, फिर बढ़ते जाएंगे, स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ते जाएंगे, और बहुत हाई स्पीड्स पे भी आपके कम होंगे। यही हाल सूरज के अंदर जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनका भी यही हाल होगा। फ़र्क हमने क्या देखा था कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हायर टेम्परेचर पे ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो जाती है। सो टेम्परेचर बढ़ने का क्या मतलब है कि ये जो पीक है ये अब हाई स्पीड्स की तरफ चला गया। इन अदर वर्ड्स ये कि जितने आपकी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो अगर इस कमरे में अभी जो भी टेम्परेचर है 25 डिग्रीज़ है सपोज़ करें, तो मैक्सिमम आपके कोई स्पीड होगी जहाँ पे ज़्यादातर पार्टिकल्स पाए जाएंगे, उसके इर्द गिर्द ज़्यादातर पार्टिकल्स पाए जाएंगे। अगर इसको हम गर्म करना शुरू कर दें 40 डिग्रीज़ पे यहाँ पे टेम्परेचर पहुँचा दें, तो फिर एक हायर स्पीड के इर्द गिर्द ज़्यादातर पार्टिकल्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो सूरज की चूँकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वो और भी हाई स्पीड्स पे आपके ज़्यादातर पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अप्लाई करती थी मैसिव। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में पूरा नहीं लिख रही, ये अप्लाई करती थी मैसिव पार्टिकल्स के ऊपर जो कि नॉन रिलेटिविस्टिक हो। मैसिव का क्या मतलब है, इनका हर पार्टिकल का कोई ना कोई मास होगा। हाइड्रोजन का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसका कोई मास होता है, हाइड्रोजन के आयन का भी मास होता है। नॉन रिलेटिविस्टिक का क्या मतलब है, स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी कम इनकी स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में नेग्लिजिबल स्पीड है इनकी। ठीक है, इससे हमने टर्म निकाला था, इस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को इसके अंदर डाल के हमने देखा था कि हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है जिसमें हमें पता चलता है प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। ये इक्विलिब्रियम की फेज़ में, स्टेज में। इक्विलिब्रियम की स्टेज का क्या मतलब है कि चेंज नहीं आ रहा, बेसिकली आपका सिस्टम सेटल एक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में आ चुका है। नॉन इक्विलिब्रियम की एग्जांपल क्या होगी, यहाँ पे अगर फॉर इंस्टेंस गर्मी ज़्यादा है, वहाँ पे सर्दी ज़्यादा है, तो अभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम में नहीं होगा आपका सिस्टम। ये एक एग्जांपल है इक्विलिब्रियम से बाहर सिस्टम की। सूरज में हम ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि उसके मुख्तलिफ पार्ट्स लोकली हम कहते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में। सो वहाँ पे हम ये अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसको दूसरी फॉर्म में लिखा था, उसमें हमने अबंडेंसेस का इस्तेमाल किया था, एक्स वाई जेड, अगर याद हो आपको, एक्स वाई जेड फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन हाइड्रोजन का कितना है, मास फ्रैक्शन हीलियम का कितना है, मास फ्रैक्शन हायर एलिमेंट्स का कितना ज़्यादा। ये डिटेल में नहीं करा रही क्योंकि ये पूरे लेक्चर्स इसके ऊपर हुए हैं। ठीक है, बट अगर हमें पता हो कि मास फ्रैक्शन के लिहाज से, यानी टोटल मास में से कितना मास हाइड्रोजन का है, टोटल मास में से कितना मास हीलियम का है और टोटल मास में से कितना मास दूसरे एलिमेंट्स का है, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए वो हमने पूरा देखा था कि कैसे कर सकते हैं। तो उसको करके हमने स्टार के सेंटर में, सूरज के सेंटर में करंट टेम्परेचर एवेल्यूएट किया था और मैंने आपको बताया था कि एडिंगटन ने इसी टाइप की कुछ कैलकुलेशंस की थी। 1926 है आई थिंक, 1926 में उसका पेपर आया था।
जो कि आपको बताता था कि किस तरह से सूरज में टेम्परेचर निकाल के दिखाया था। सो वो मैं आपको करके बताना चाहती हूँ कि एडिंगटन ने ये कैसे किया था, लेकिन उससे पहले मैंने आपको कहा था कि स्टार में ये जो सारी बातें हुई हैं ये गैस की हुई हैं, ठीक है। सो प्रेशर आपका गैस की वजह से क्या है, सो बिल्कुल उस तरह जिस तरह इस कमरे में प्रेशर कुछ गैस की वजह से, गाड़ी का टायर जो होता है उसमें भी प्रेशर उसके अंदर जो गैस होती है उसकी वजह से होता है, उसी तरह स्टार में भी प्रेशर उसकी गैस की वजह से। लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि एक्चुअली ये वाली इक्वेशन प्रेशर के अलावा गैस के अलावा रेडिएशन पे भी अप्लाई करती है। इन अदर वर्ड्स ये कि लाइट भी, रेडिएशन से मुराद लाइट है, लाइट यानी लाइट के पार्टिकल्स की हम बात कर सकते हैं, फोटॉन्स की बात कर सकते हैं, फोटॉन्स भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। और उसकी वजह यह है कि ये जो मोमेंटम है ये फोटॉन्स के पास भी मोमेंटम होता है, फोटॉन्स का मोमेंटम नॉन ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि फोटॉन्स के केस में मोमेंटम का ये वाला एक्सप्रेशन नहीं हम यूज़ करते, क्योंकि फोटॉन्स के केस में फोटॉन्स का मास जो है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। सो फोटॉन्स के केस में एक्चुअली किसी भी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के केस में आप गामा एम वी लिख सकते हैं, जो कि बराबर होता है 1 माइनस ई स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर एम वी के। सो एक लेक्चर मैंने इसको एक्सप्लेन करने में तकरीबन बताया था कि ये क्या मुराद है इससे, लेकिन फोटॉन्स के केस में इससे ज़्यादा एक सिंपल हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है और वो है ई ओवर सी, ठीक है। कि फोटॉन का जो मोमेंटम है वो बराबर है फोटॉन की एनर्जी के जब उसको सी यानी स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये स्पेशल रिलेटिविटी का रिजल्ट है जो मैंने डिराइव करके दिखाया था। सो फोटॉन्स के पास चूँकि मोमेंटम होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोटॉन्स भी फिर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। सो रेडिएशन जो है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है। और मैंने ये करते हुए ये बताया था कि अच्छा ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, क्योंकि हमें गैस के प्रेशर की तो हमें आदत है, गुब्बारे में हवा भरी जाए सबको पता है प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। लेकिन लाइट की वजह से क्या प्रेशर है इसकी हमें इतनी ज़्यादा आदत नहीं है। मैंने कुछ नंबर्स भी आपको करके बताए थे कि अच्छा स्पेशल रिलेटिविटी की वैसे भी बहुत सारी चीज़ों की हमें नहीं आदत अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। बहरहाल इसकी वजह से भी प्रेशर है। और इस एक्सप्रेशन को फिर मैंने कहा था कि अब हम इसमें एक तो ये यूज़ करेंगे फोटॉन्स के लिए। स्पीड जो है फोटॉन्स की वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, और जो आपका फिर ये है एक्सप्रेशन ये रह जाता है, इसको देखना। मैसिव पार्टिकल्स नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल की थी। इन पार्टिकल्स के लिए अब हम दूसरी एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, और ये मैंने डी पी एफ बी ई ऑफ पी ये बताया था। और इसमें जो दो हिस्से हैं हमारे, लास्ट लेक्चर इस पे स्पेंड किया था, जी ऑफ पी डी पी। सो ये मोमेंटम पे डिपेंडेंस बता रहा है आपको, इसकी वैल्यू भी बताई थी 8 पाई पी स्क्वायर डी पी ओवर एच क्यूब। सो एच क्यूब प्लैंक्स कांस्टेंट का क्यूब है, पाई है 8 है, पी स्क्वायर। सो मोमेंटम के ऊपर स्क्वायर डिपेंडेंस हमने देखी थी, उसका क्या मतलब है। अगेन ये पिछला लेक्चर पूरा आराम से इसको बताया था। ये जी ऑफ पी और ये पी। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये वाला टर्म जो है लो मोमेंटम पे ज़ीरो के करीब होगा ये। इनफैक्ट जब पी ज़ीरो होगा तो ये एग्जैक्टली ज़ीरो होगा,
और जो जो मोमेंटम बढ़ता जाएगा ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये टर्म था क्या, मैंने बताया था आपको, ये है। सबको लिख लेते हैं एक दफ़ा फिर से ताकि क्लैरिटी रहे। ये है नंबर ऑफ photons per unit volume in the interval p plus dp, यानी कितने फोटॉन्स पाए जाते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। एक छोटा सा वॉल्यूम ले लें, उससे डिवाइड कर लें, कितने पाए जाते हैं जिनका मोमेंटम p और p प्लस डी के दरमियान है। ठीक है, ये वाला टर्म ये है। जो ये टर्म है पूरा, ये है नंबर ऑफ क्वांटम states available per unit volume in interval p plus dp। ठीक है, ये लास्ट टाइम बताया था, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ लग सकती है, पर मैंने आपको कंपेयर करवाया था। हाइड्रोजन एटम तो सबको पता है ना, और हाइड्रोजन एटम का जैसे हमें पता है सिंपलेस्ट मॉडल जो है हमें बताता है सबसे लोएस्ट एनर्जी में 2 स्टेट्स अवेलेबल होती हैं, उससे हायर एनर्जी में 10 होती हैं, उससे हायर एनर्जी में 18 होती हैं। वो पूरा करके दिखाया था मैंने। तो इस तरह से वहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टेट्स अवेलेबल एट दिस एनर्जी इतनी है 2, उससे थोड़ी ऊपर एनर्जी पे चले जाएं इतनी है 10, उससे ऊपर एनर्जी पे चले जाएं 18 हैं, उससे ऊपर एनर्जी पे चले जाएं इतनी है। एक ख़ास नंबर है। इसी तरह हर मोमेंटम पे कुछ क्वांटम स्टेट्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, वहाँ पे जो है वो फिक्स्ड नंबर्स हैं, इतनी वैल्यू पे हैं, उतनी वैल्यू पे हैं, बीच में कोई स्टेट्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पे p पे कोई कैद नहीं है, किसी भी वैल्यू पे स्टेट्स अवेलेबल हो सकती हैं आपको, लेकिन उनकी डिपेंडेंस कैसे है, इस तरह की। लो मोमेंटम पे कोई स्टेट ज़ीरो मोमेंटम पे कोई स्टेट अवेलेबल नहीं है, उससे थोड़ा सा ऊपर जाएं तो नंबर ऑफ़ स्टेट्स बढ़ना शुरू हो जाता है। जितना ऊपर जाते जाते हैं नंबर ऑफ़ स्टेट्स अवेलेबल का ये नहीं मतलब कि होंगे वहाँ पे पार्टिकल्स, अवेलेबल का मतलब है इतनी अवेलेबल है। ठीक है, इतनी अवेलेबल आपके पास स्टेट्स होती हैं। ये वाला जो टर्म है वो आपको ये बता रहा है नंबर ऑफ़ क्वांटम स्टेट्स अवेलेबल पर यूनिट वॉल्यूम, और हर इंटरवल में बारी बारी वो आपको बता रहा होता है। ये पूरा पिछला लेक्चर ये था। आज हम इस पे बात करेंगे, और इसका एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया था लास्ट टाइम। ये है एक्सपोनेंशियल ऑफ PC, मोमेंटम टाइम स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय kBt। kB वही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, -1। ठीक है, आज इस टर्म को अच्छी तरह से देखते हैं कि ये टर्म क्या है और ये हमें क्या बता रहे। फिर हम इन दोनों को मिलाएंगे और इससे हमें टोटल नंबर ऑफ़ फोटॉन्स एट ईच मोमेंटम पता चलेगा। ठीक है, अच्छा, इसको करने से पहले एक दो चीज़ें नोट कर लें। एक्चुअली यहीं पे नोट कर देती हूँ। आपको याद होगा कि अभी यहाँ पे लिखा हुआ भी था एक्चुअली कि P इज़ इक्वल टू E/C। ठीक है, तो इसका मतलब है ये PC जो है ये असल में एनर्जी है। ठीक है, इसको आप इस फॉर्म में भी, इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में भी देखेंगे, E kBt -1। ठीक है, सिर्फ PC को मैंने यहाँ से E से रिप्लेस कर दिया।
सो ये इन मोमेंटम की टर्म्स में भी ये एक्सप्रेशन है, एनर्जी की टर्म्स में भी ये एक्सप्रेशन हम कह सकते हैं। और मैंने लास्ट टाइम आपको ये भी बताया था कि E इज़ इक्वल टू एच न्यू। एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। सो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, E एच न्यू के बी टी माइनस 1। सो ये तीनों जो हैं ये एक ही एक्सप्रेशन है, एक ही बेसिक प्रिंसिपल है, जिसको थोड़ा फ़र्क करके इस दफ़ा यहाँ पे मोमेंटम की टर्म्स में, यहाँ पे एनर्जी की टर्म्स में, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखा हुआ है। ठीक है, सो मैं ज़्यादातर डिस्कशन मोमेंटम या एनर्जी पे करूँगी। मैं मोमेंटम और एनर्जी को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करूँगी, उस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक है, क्योंकि हाई मोमेंटम का मतलब है एनर्जी भी हाई हो रही है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ करूँगी। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है, गलत जगह आके खड़ी हो जाती हूँ। ये कहलाता है बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन। बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन, और ये फोटॉन्स के केस में, फोटॉन्स के अलावा ये और पार्टिकल्स पे भी अप्लाई हो सकता है, पर थोड़ा सा एक्सप्रेशन बदल जाता है। ठीक है, लेकिन चूंकि मैं बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन जनरली नहीं पढ़ा रही, मैं इसका वो डिटेल्स में नहीं जा रही। वैसे लोगों ने शायद जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता होगा, यहाँ पे एक केमिकल पोटेंशियल का भी टर्म आता है, लेकिन मैं केमिकल पोटेंशियल को साइड पर रख रही हूँ अभी। तो ये फोटॉन्स के लिए एक्सप्रेशन है। थोड़ा सा बैकग्राउंड और हिस्ट्री भी इसकी देख लेते हैं। कोई भी, अच्छा, सबको ये पता है कि ये पहले भी मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ, मेटल का कोई पीस अगर हम गर्म करते हैं तो पहले वो मेटल का जो अपना सिल्वर था, जो भी उसकी धात का कलर होता है वो होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे गर्म होता है वो रेडिश ग्लो आनी शुरू होती है उसमें, फिर वो ब्राइट रेड होना शुरू होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर उसके बाद येलो, और फिर वाइट हो जाता है, और बहुत ज़्यादा तेज़ हो गर्म तो कई दफ़ा ब्लूइश टिंज भी उसमें आती है हल्की सी। ठीक है, तो ये पैटर्न जो है ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का पैटर्न है, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ आऊँगी, क्योंकि ये स्टार्स में भी बहुत जगह ये अप्लाई होता है, और स्टार्स का भी जनरली कलर और टेम्परेचर का इसी तरह का एसोसिएशन होता है। ठीक है, जो आपके स्टार्स ब्लूइश साइड पे हैं वो गर्म हॉट स्टार्स हैं, और जो आपके रेडिश स्टार्स हैं वो कोल्ड स्टार्स हैं, कंपैरेटिवली स्पीकिंग, बिल्कुल उस मेटल की तरह। ये हिस्टोरिकली ये वाला स्पेक्ट्रम मेजर हुआ था, सो मैंने पता नहीं कहीं लिखा है कि, बट ये 19th सेंचुरी के एंड में ये मेजर हो चुका था कि स्पेक्ट्रम की फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो इसकी स्पेक्ट्रम की फॉर्म रफली कुछ ऐसी होती है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी पे देख लें, ये भी कुछ ऐसी ही शक्ल है। ठीक है, तो ये ब्राइट किसी ख़ास जगह पे सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है। ठीक है, बहरहाल ये इम्पोर्टेंट नहीं है फ़िलहाल बात, इसको बाद में हम आराम से देखेंगे। बट ये स्पेक्ट्रम मेजर हो चुका था 19th सेंचुरी के एंड तक, पर इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं थी, सो इस पे लोग काम कर रहे थे। प्लैंक ने, और वही वाला प्लैंक जिसका प्लैंक्स कांस्टेंट भी है, प्लैंक ने इसका एक्सप्रेशन जो है वो दिया था, जो कि मैं अगला लेक्चर है उससे अगले लेक्चर में प्लैंक वाला जो एक्सप्रेशन है वो भी डिस्कस करूँगी। लेकिन प्लैंक ने भी इसको फर्स्ट प्रिंसिपल्स से या किसी बेसिक फ़िज़िक्स से डिराइव नहीं किया था, उसमें भी कुछ अजम्पशंस थी या कुछ चीज़ें सॉल्व करने के लिए उसने कुछ चीज़ें बेसिक फ़िज़िक्स से डिराइव की गई थी और कुछ चीज़ें नहीं। बोज जो है, बोज ने ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था, 1924 में पेपर आया था, यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में पढ़ाते थे, और ये अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे
सनान इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि ये बहुत सारे लेक्चर्स में जब फिज़िक्स पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये कहानी सुनाई जाती है जो मैं भी आपको सुनाने जा रही हूँ। सो ये लेक्चर दे रहे थे स्टूडेंट्स को और उसमें ये शो करना चाहते थे कि चीज़ें एडअप नहीं होती सही तरह से। तो वो शो करते करते किसी तरह उन्होंने मसला हल कर लिया और सही सॉल्व कर लिया। फिर उन्होंने उसको लिखा, पेपर सबमिट किया और वो पेपर रिजेक्ट हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने आइंस्टाइन को वो काम भेजा अपना, और आइंस्टाइन को वो लगा कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग काम है, और आइंस्टाइन ने उसको थोड़ा सा चेंज करके और ट्रांसलेट करके उसको बोज के नाम से सबमिट किया पेपर में। और ये 1924 में इस तरीके से पब्लिश हुआ। फिर आइंस्टाइन ने बाद में इसको एक्सटेंड भी किया था टू अदर पार्टिकल्स, क्योंकि आई थिंक बोज की कैलकुलेशन सिर्फ फोटॉन्स को कंसर्न करती थी और आइंस्टाइन ने उसको एक्सपैंड करके और पार्टिकल्स पे भी एक्सपैंड करके लगाया था। हाँ, सो बोज और आइंस्टाइन की ये कहानी है। इस वजह से इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोज आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, दोनों के नाम से ये। और ये कोलैबोरेशन की एक पॉजिटिव एग्जांपल है, ठीक है। सो दोनों के नाम से होती है, और ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगेन मैं इसको फुल उसकी इंपॉर्टेंस के साथ नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि हम एस्ट्रोफिज़िक्स में के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो मैं उसको सिर्फ एस्ट्रोफिज़िक्स से जोड़े रखना चाहती हूँ। जितना ज़रूरी है उतना ही करा रही हूँ। लेकिन ये पूरा एक एरिया अलहदा जो कि बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स कहलाता है, उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। ये जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन था, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स हैं, वो बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स हैं। ये अप्लाई करेगा मैसिव नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स को। वो अप्लाई करता है, हमारे केस में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है हमें याद रखना, फोटॉन्स पे यानी लाइट के ऊपर वो अप्लाई कर रहे हैं। जिन्होंने अंडरग्रेड पढ़ लिया है फिज़िक्स का उनको पता होगा कि ये एक्चुअली जनरली बोजॉन्स पे अप्लाई करता है। बोजॉन्स एक ख़ास टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, और ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी स्पिन 0, 1, 2 इंटीजर स्पिन होती है, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स होती हैं जिनकी स्पिन 1/2, 3.5 इस टाइप की भी हो सकती है। वो फ़र्क पार्टिकल्स होते हैं, वो बोजॉन्स नहीं होते, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई फिज़िक्स वो परेशान ना हो कि बोजॉन्स क्या हैं और ये स्पिन का क्या मामला है। लेकिन इतना मैं बता सकती हूँ कि स्पिन जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल्स की। जिस तरह हर पार्टिकल का एक अपना मास है ना, तो उसी तरह हर पार्टिकल की एक अपनी स्पिन भी होती है। नाम से ये लगता है ये स्पिन कर रहे होंगे पार्टिकल्स, बट स्पिन नहीं कर रहे होते पार्टिकल्स। अलबत्ता फिज़िक्स के रूह से इनमें एंगुलर मोमेंटम इनके पास होता है, और वो एंगुलर मोमेंटम ऐसे ही होता है जैसा कि वो स्पिन कर रहे हों। सो जिनकी स्पिन 1, 2 करके होती है उनको हम बोजॉन्स, इंटीग्रल पार्टिकल्स होते हैं, उन सब पे अप्लाई करता है। तो फोटॉन्स की स्पिन जो है वो 1 है, इसलिए फ़ोटॉन्स जो हैं वो बोजॉन्स की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए फ़ोटॉन्स के ऊपर ही अप्लाई करती है। फ़ोटॉन्स यानी लाइट के जो पार्टिकल्स हम कह सकते हैं, पैकेट्स हैं। सो हाँ, एक शर्त ये होती है बोज-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करने के लिए, और दूसरा, अब ये मैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स में जा रही हूँ और क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स में जा रही हूँ। अगेन ये सिर्फ उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने पढ़ा हुआ है। ये जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ बहुत ज़्यादा परेशान हो, बेशक 2 मिनट के लिए कान भी बंद कर सकते हैं, लेकिन सुन लें तो अच्छा है कोई बात पता चल जाएगी। ये इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है, जो पार्टिकल्स जिनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वो केस वाला केस आता है। और यूजुअली ये वो वाला केस है कि आपके, चूँकि वेव पैकेट्स की बात हो रही होती है क्वांटम मैकेनिक्स में, तो वेव पैकेट्स उनके ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो इसका ताल्लुक मटेरियल की डेंसिटी और मटेरियल के टेम्परेचर और इस तरह की चीज़ों के साथ होता है। इसका क्राइटेरिया भी होता है जिसको आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं कि इस मटेरियल के ऊपर ये यहाँ पे बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होगी कि नहीं होगी अप्लाई। तो डी ब्रूगली वेवलेंथ जिन लोगों को कैलकुलेट करनी आती है वो कैलकुलेट की जाती है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस से कंपेयर की जाती है, फिर आप बता सकते हैं कि यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ये कि नहीं हो रहा। बट अगेन सो अब वापस उस जनरल की तरफ आ रही हूँ, बात की तरफ। बाकी अगर ये नहीं पूरी इंडिस्टिंग्विशेबल और ये सारी बातें नहीं भी समझ आई अभी फ़िलहाल के लिए, इस लेक्चर के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि ये फोटॉन्स के ऊपर ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगी, ठीक है।
चलें, हिस्ट्री भी बता दी, इंडिस्टिंग्विशेबल भी बता दिया। अब इसको देखते हैं, इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, इसकी शक्ल। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी पूरा एक्सप्रेशन मैंने लिखा था, उसके एक एक पार्ट को अलग-अलग ड्रॉ करके हमने देखा था कि कैसी शक्ल होनी चाहिए इसकी। तो इसको भी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि क्या है। कोई भी चीज़ एक्सपोनेंशियल अगर फंक्शन हो, e टू द पावर x, इसकी शक्ल किसको पता है कैसी होती है? अगर हम x को यहाँ पे ड्रॉ करें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और y एक्सिस पे हम, वर्टिकल एक्सिस पे हम e टू द पावर x ड्रॉ करें, तो ये ऐसे ड्रॉ होता है। इसका मतलब है कि x जहाँ पे 0 है वहाँ पे ये 1 होता है, ठीक है। और x जहाँ पे 1 हो जाता है, ये अब मैंने सही नहीं ड्रॉ किया, समझ लें इसका स्केल, खैर नहीं, मैं 1 को करीब लाती हूँ। सो 1 यहाँ पे होगा, अगर 1 होता है तो ये यहाँ पे 2.7 होता है जब x इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं। सो अगर इस चीज़ को हम ड्रॉ कर रहे हैं e टू द पावर pc ओवर kbt, तो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे pc ओवर kbt, तो एग्जैक्टली यही चीज़ आपकी ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। चूँकि c और ओवर kbt हम कॉन्स्टेंट्स के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं, तो बेसिकली बिहेवियर आपका यही होगा। ठीक हो गया? इस पे तो नहीं कोई क्वेश्चन अभी तक? ये क्लियर है? अच्छा, अगर हम ये कर लें e टू द पावर x माइनस 1, तो यही वाली चीज़, अब इसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा। 1 में से 1 निकालेंगे 0 आ जाएगा, 2.7 में से 1 निकालेंगे 1.7 आ जाएगा। तो वही वाला फंक्शन आपका ऐसे है जैसे नीचे आ गया, ठीक है। सो ये वाली चीज़ जो है ये भी नीचे ऐसे है जैसे नीचे आ जाएगी आपकी, ठीक हो गया। अब इसको इन्वर्ट करना है, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ये तो डिनोमिनेटर में है। सो इसको जब हम यूँ इन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा, जब यहाँ पे 0 है, ये वैल्यू 0 है ना, हाँ नहीं 1.7 वहाँ पे है। ये x है ना, x इज इक्वल टू 0 यहाँ आएगा, ये 1 होगा। हाँ ये 0 होगा, सो ठीक है। सो 1 ओवर 0 हो जाएगा ना फिर हमारे पास, है ना। 1 ओवर 0 क्या होता है, किसको याद है? इन्फिनिटी होता है ना, 1 ओवर 0 इन्फिनिटी होता है। तो ये इसका मतलब है बहुत हाई इन्फिनिटी है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये बढ़ेगा, ये वाली चीज़ बढ़ेगी, डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये इन्फिनिटी से कम होना शुरू हो जाएगा, तो ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, और फिर ये और कम होता जाएगा, ठीक है। सो जिस तरह ये चीज़ बढ़ेगी, ये इन्फिनिटी होगी शुरू में, और जिस तरह ये चीज़ बढ़ेगी, ऊपर वाली चीज़ जो है ये छोटी होती चली जाएगी,
ठीक है। सो ये इसकी शक्ल ऐसी होगी। तो इसको अब मैं अगर सिर्फ पी की टर्म्स में बता रही हूँ, सो ये पी नहीं 1/e पी सी के बी टी -1, इसकी भी शक्ल ऐसी होगी। ठीक है, क्योंकि ये के बी टी और सी जो है ये सिर्फ नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा सा है। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जब मोमेंटम ज़ीरो होता है तो ये इन्फिनिटी पे चला जाता है, और जो मोमेंटम बढ़ता है ये फंक्शन कम होना शुरू हो जाता है, और जितना ज़्यादा होगा मोमेंटम उतना ये नंबर छोटा होता चला जाएगा। सही है ये वाली चीज़। अच्छा, अब ये क्या चीज़ थी फिज़िकली, ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्वांटम स्टेट with या at p। ठीक है, ये बोस-आइंस्टाइन जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको दे रही है। अगर आपकी स्टेट आपके पार्टिकल्स इस स्टेट को ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं जिसका मोमेंटम p है, तो उनका नंबर कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हमें क्या बता रही है कि अगर वो स्टेट लो एनर्जी वाली हुई, लो मोमेंटम वाली हुई या लो एनर्जी वाली हुई तो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, और कम वाली हुई तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होता जाएगा। सही है। ये मैंने शुरू में नहीं बताया, मैं एक्चुअली ये एक्सप्लेन करते करते आधा रह गया था। सो ये पूरा एक्सप्रेशन है एन ऑफ पी डी पी का, ये बता रहा है आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन दिस इंटरवल। ये आपको बता रहा है नंबर ऑफ स्टेट्स, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं दे रहा, नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल स्लॉट्स हैं आपके पास, समझ लें, जिनको भरा जा सकता है। और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी ख़ास एनर्जी पे या किसी ख़ास मोमेंटम पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑक्यूपेंसी उनकी कितनी है, कितने हो सकते हैं वो। ठीक है, सो ये जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फलानी क्वांटम स्टेट, ये नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि ये नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम था, और इन पी प्लस पी डी पी, और ये इन पी प्लस डी पी आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेट्स का हिसाब किताब जो है वो यहाँ पे इन दोनों टर्म्स का आपस में मिल के हो रहा है। वो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर स्टेट दे रहा है, और वो आपको दे रहा है कि स्टेट्स अवेलेबल हैं कितनी। अच्छा, हमें फाइंड आउट करना होगा कितनी बच गई हैं, तो 1 को माइनस करना है, कितनी बच गई है, कितनी अवेलेबल स्टेट्स हैं, हाँ, और कितनी वो स्टेट्स ऑक्यूपाई होगी, ये बता। नहीं, ये उस तरह वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। सो ये अच्छा, ये मैं अभी आगे आऊँगी। वैसे ये आप वो वाले उस तरह से सोच रहे हैं ना कि एटम के अंदर इतनी स्टेट्स अवेलेबल होती हैं, उसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कहाँ पे जाके बैठेंगे, या आप उस टर्म्स में सोच रहे हैं। तो ये वाली कंपैरिजन वहाँ तक तो ठीक है कि स्टेट्स के टर्म्स में सोचना ठीक है, कि जिस तरह से वो स्टेट्स हैं तो उस तरह से हम समझ सकते हैं यहाँ पे स्टेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे बचने का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, और वो मैं भी थोड़ी सी देर में बताऊँगी कि क्यों कॉन्सेप्ट नहीं आता। हाँ, अभी हम इसका प्रोडक्ट लेके देखते हैं और हम देखते हैं ये नंबर कैलकुलेट कैसे होता है। ठीक है, सो अब हमारा इशू क्या आ गया कि ये 2 एक्सप्रेशंस आ गए हैं हमारे पास। इसकी शक्ल ये है, और इसकी शक्ल ये है।
एफ बी पी। अब हम इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं आपस में, ठीक है। तो हम देख सकते हैं, अच्छा मैं नोट्स में चेक कर लूँ मैंने कुछ स्किप तो नहीं किया। हाँ यही है। लो मोमेंटम पे देख लेते हैं पहले, ठीक है। सो लो मोमेंटम पे हमने यहाँ पे क्या कहा था, जब जहाँ पे मोमेंटम ज़ीरो है वहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टेट्स अवेलेबल ज़ीरो हैं, बहुत कम स्टेट्स अवेलेबल हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ फोटॉन्स जो हैं वो बहुत हाई हैं पर स्टेट, ठीक है। तो इसको देख के तो हमें लगता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ फोटॉन्स होने चाहिए लो मोमेंटम पे, लेकिन चूँकि स्टेट्स अवेलेबल ही कम है, तो इसका मतलब है कि जब प्रोडक्ट होगा आपका एन ऑफ पी, तो यहाँ पे ज़ीरो के करीब आएगा, ठीक है। ये जूं जूं थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू करेगा और ये थोड़ा थोड़ा घटना शुरू करेगा, तो आपका प्रोडक्ट बढ़ना शुरू कर जाएगा। यानी अब क्या हो रहा है, आपके पास नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स ज़ीरो से बढ़ना शुरू कर रही हैं, और ये कितनी भरी हुई है, कितना ज़्यादा उनके अंदर ऑक्यूपेंसी कितनी है उनकी, कितने फोटॉन्स पाए जा सकते हैं उनमें, वो नंबर कम होना शुरू हो रहा है। तो इन्फिनिटी से हम नीचे आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम ज़ीरो से ऊपर जा रहे हैं। तो एज अ रिज़ल्ट हमारा प्रोडक्ट ज़ीरो से बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर रहे थे, स्टेट्स ही नहीं अवेलेबल, तो फोटॉन्स ही नहीं पाए जाएंगे वहाँ पे। और होगा ये कि ये बढ़ते बढ़ते एट सम पॉइंट पीक करेगा और फिर ये ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हाई मोमेंटम पे भी ये होगा कि अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल बहुत ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्टेट को वो कम है। सो एज अ रिज़ल्ट आपका प्रोडक्ट यहाँ पे भी ज़ीरो हो जाएगा, बीच में एक कोई जगह होगी जहाँ पे पीक करेगा आपका। और बिल्कुल उस तरह जिस तरह मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने आपको बताया था, और फुली शायद कैलकुलेट करके नहीं बताया था, इस पीक की वैल्यू आती है 1.594 kBt ओवर सी के ऊपर, ठीक है। ये पीक कहाँ पे होगा, 1.594 kBt ओवर सी। तो kb और c जो हैं ये आपके कांस्टेंट्स हैं, और t टेम्परेचर है, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा आपका। अच्छा, इसको कंट्रास्ट करके देखते हैं जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन थी उसके साथ थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल भी कुछ कुछ मिलती जुलती थी इससे, और वहाँ पे हम एन ऑफ बी बताते थे, उसकी भी कुछ कुछ ऐसी ही शेप थी, ठीक है। और वहाँ पे जो है ये पीक था आपका 2 kBt ओवर m था ना, यहाँ पे मैं चेक कर लूँ, किसी को याद है? टू kBt ओवर m था। अच्छा, ऐसे करते हैं, पहले इसकी थोड़ी सी फिज़िकली बात करते हैं और फिर इन एक्सप्रेशंस को दोबारा देखते हैं कि हम ग्राफ्स किन चीज़ों के बना रहे हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंसर्न करता था पार्टिकल्स ऑफ अ गैस को, ठीक है। सो अगर हमारी गैस गुब्बारे में है या टायर के अंदर है या इस कमरे में है,
तो कितने पार्टिकल्स किस स्पीड पे पाए जाएंगे आपको, ये बताता था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन आपको। ठीक है, हमने क्या कहा था कि अगर हम किसी कंटेनर को सील कर लें, हमने एक्चुअली सिलेंडर भी जो अपना बनाया था एक लेक्चर में, हमने अगर कहा था इसको हम सील कर लें तो हम ये कहते थे इससे पार्टिकल्स ना बाहर जा सकते हैं ना पार्टिकल्स अंदर जा सकते हैं। ठीक है, आपका टायर भी एक दफ़ा जब सील हो जाता है ना उससे पार्टिकल्स अंदर जा सकते हैं ना पार्टिकल्स उसमें से बाहर अंदर नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा सील हुआ हुआ है लेकिन सपोज अब आप उसको हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, पार्टिकल्स को क्या होगा, देखो लाइट मोर विशियसली उनकी स्पीड्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ये वाला एक्सप्रेशन आपको यही बता रहा था एक्चुअली। ठीक है, ये एक ख़ास टेम्परेचर पे पार्टिकल्स रिप्रेजेंट कर रहा है गैस के। ठीक है, अगर हम उसको हीट कर दें तो स्पीड बढ़ जाएगी। ये आपके ये जो ग्राफ है ये बता यही रहा है आपको। ठीक है, कि पहले यहाँ पे ज़्यादातर पार्टिकल्स इस स्पीड के ऊपर पाए जाते थे, अब ज़्यादातर पार्टिकल्स इधर आ गए, थोड़े से इधर भी हैं लेकिन कम हो गए, स्लो स्पीड पे कम हो गए और हाई स्पीड पे ज़्यादा बढ़ गए। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे और आगे चला जाएगा, सूरज में बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे मूव करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो गुब्बारे के साथ भी क्या होता है, जब हम उसको हीटअप करते हैं तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा हिलना शुरू हो जाते हैं, उनकी स्पीड्स बढ़ना शुरू हो जाती है और प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। और एज अ रिज़ल्ट वो जो शुरू में मैंने पूरा प्रेशर वाला इंटीग्रल लिखा था वो आपको बताता है प्रेशर कितना हो रहा है। और एट सम पॉइंट प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि गुब्बारे की वो जो इलास्टिसिटी है उससे ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो गुब्बारा फट जाता है। हीटर के पास कोई गुब्बारा छोड़ दें तो उसके साथ क्या होता है, वो वाली चीज़ होती है उसके साथ। ठीक है, तो टायर के साथ भी ये होता है कि टायर गर्मी जब होती है आपको पता है टायर बर्स्ट होने का सड़क पे ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, इसी वजह से कि उसका प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, और सूरज में ज़्यादा प्रेशर क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे वैसे ही टेम्परेचर इतना ज़्यादा है तो आपके प्रेशर ज़्यादा होगा, पार्टिकल्स ज़्यादा मूव कर रहे होंगे। तो ये जो गैस वाला केस था उसकी जो इक्वेशन थी और इसका जो ग्राफ था वो आपको ये बता रहा है। ठीक है, अच्छा अब जो हमारा ये वाला ग्राफ है इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मास के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है, आपको नज़र आ रहा है, मास के ऊपर होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि फोटॉन्स जो हैं उनका तो मास है ही ज़ीरो। ठीक है, दूसरी क्या चीज़ है, वो एक्सप्रेशन लिख के आपको बताऊंगी, बहरहाल पहले मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ। यहाँ पे अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमें पता चला पीक इधर आ गया, पूरी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी यहाँ शिफ्ट हो गई है। यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, पीक इसका भी थोड़ा आगे जाएगा, क्यों हमें पता चल रहा है, क्योंकि 1.594 kBt बढ़ रहा है तो पीक आगे जाएगा आपका, लेकिन उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा, उसमें आपका पूरा एक जो है फ्लैट होके नीचे जा रहा है कर्व आपका। यहाँ पे कर्व बढ़ गया एक्चुअली। ठीक है, किसको पता है कर्व बढ़ने का क्या मतलब है फिजिकली, मैं बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर्स में वैसे। नहीं कर्व, एरिया अंडर द कर्व क्या है, किसको, जिसने फिजिक्स पढ़ी हुई है, नहीं, हाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एग्जैक्टली। सो यहाँ पे नंबर ऑफ एरिया अंडर द कर्व सेम रहेगा क्योंकि हमने सील कर दिए तो पार्टिकल्स बढ़ेंगे नहीं, ना बाहर जा रहे हैं पार्टिकल्स ना अंदर हो गए। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, एरिया अंडर द कर्व बदल रहा है। ठीक है, तो अब इसका फिज़िकली क्या मतलब है, इसका फिज़िकली ये मतलब है कि अब हम वापस इस कमरे को थोड़ी देर के लिए इमेजिन करते हैं। अब हम इसको कमरे को इसके गैस के पार्टिकल्स के बारे में नहीं बात कर रहे, इसके अंदर जो लाइट है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इस वक्त इसमें लाइट की सोर्स भी है, इसमें से बत्तियाँ जली हुई हैं और कंप्यूटर की भी चीज़ें हैं, उनमें से अलहदा लाइट
आ रही है। लेकिन सपोज़ करें इसमें से कोई लाइट ना हो, कोई एक्स्ट्रा लाइट कहीं से ना आ रही हो, हम बत्तियां सारी ऑफ़ कर दें यहाँ पे और इसको सील कर दें, ट्रांसपेरेंट दीवारें इसकी कोई भी ना हो, बिल्कुल सील एक सिलेंडर है, ओपेक है ये, ठीक है। क्या इसके अंदर फोटॉन्स होंगे या नहीं होंगे? किसको जवाब पता है इसका? इसके अंदर लाइट के पैकेट्स होंगे कि नहीं होंगे? होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ब्लैक बॉडी किसने पढ़ा है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं कि ये जैसे काला है, ये डार्क है, समझ रहे हैं, ये काला है, इसमें से लाइट निकल रही है या नहीं निकल रही? इसमें से फोटॉन्स निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं? मेरी बॉडी में से निकल रहे हैं, हमारी बॉडीज में से निकल रहे हैं सबकी। आपसे रिफ्लेक्ट होके हमारी आँख से खाते हैं, वो दूसरे वाले हैं, वो हाँ दूसरे वाले फोटॉन्स हैं। और इंफ्रारेड लाइट में आपको पता है ना, अगर हम इंफ्रारेड कैमरा ऑन कर दें तो ह्यूमन बॉडी हमें नज़र आती है, बेशक अंधेरा हो। इनफैक्ट वो जो स्पाइज कैमराज होते हैं वो इसी तरह देख रहे होते हैं, ठीक है। बेशक कमरा बिल्कुल अंधेरा कर दें, एक लाइट भी कहीं से ना आ रही हो, इंफ्रारेड कैमरा फिर भी इन सब चीज़ों में से थोड़ी थोड़ी लाइट निकलेगी, लेकिन वो विजिबल लाइट नहीं होगी, ठीक है। वो वाली लाइट नहीं होगी जो हम अपनी आंखों से देख सकें, लेकिन इंफ्रारेड कैमरा उसको देख सकेगा, ठीक है। फोटॉन्स होंगे। तो वो जो कमरा आपका बंद हो गया है और जिसमें सारी सोर्सेज ऑफ लाइट, बत्तियाँ वगैरह सारी चीज़ें ऑफ कर दी हैं, अगर उसकी दीवारें ज़ीरो टेम्परेचर पे नहीं होंगी, और ज़ीरो से मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है बल्कि केल्विन टेम्परेचर, यानी 0 डिग्री एब्सोलूट ज़ीरो है, जो कि -273 सेंटीग्रेड्स पे होता है। अगर उस पर नहीं है तो वो लाइट फोटॉन्स एमिट करेगा। हर चीज़ जिसका टेम्परेचर नॉन ज़ीरो है और अगेन ज़ीरो -273 केल्विन है, वो फोटॉन्स एमिट करता है। बहुत कम एमिट करता है और लो एनर्जी के एमिट करता है, लेकिन एनर्जी एमिट करता है, ठीक है। सो अगर आपका ये कमरा बिल्कुल बंद हो जाए और सील हो जाए, सारी बत्तियां ऑफ़ कर दें, कंप्यूटर वगैरह हर चीज़ ऑफ़ कर दें, इसकी दीवारों में से फिर भी कुछ फोटॉन्स निकलेंगे, कुछ लाइट निकलेगी, ठीक है, जो हमें नहीं नज़र आएगी क्योंकि हमारी आँखें सेंसिटिव नहीं हैं टू दैट लाइट। लेकिन अगर आप सही वेवलेंथ पे देखने वाला कैमरा हो, इंफ्रारेड हो या उससे भी थोड़ी सी लो वेवलेंथ वाला, तो वो देख लेगा उसको। सो जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि नॉन ज़ीरो टेम्परेचर पे जो भी चीज़ होगी वो कुछ ना कुछ फोटॉन्स एमिट करती है, ठीक है। पहली जो चीज़ याद रखनी है वही है। हाँ, ज़ीरो बिल्कुल एब्सोलूट स्केल पे ज़ीरो यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे आप पहुँच जाएँ, फिर नहीं कुछ एमिट होता। तो जो भी चीज़ थोड़ी सी भी वार्म होगी वो एमिट करती है, और जो जितनी गर्म होना शुरू हो जाती है उतना ज़्यादा एमिट करती है, और वो किस लाइट में एमिट करती है वो बदलती जाती है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह वो धात, वो शुरू में हमें नहीं नज़र आ रहा होता लेकिन वो इंफ्रारेड एमिट कर रही होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ग्लो करना शुरू करती है और रेड में एमिट करना शुरू करती है, फिर रेड से ब्राइट रेड और फिर ऑरेंज की तरफ और फिर येलो और फिर वाइट और फिर ये सब कुछ एमिट करती है। अल्ट्रावायलेट में भी एमिट कर सकती है, वो फिर हमारी आँखों को नहीं नज़र आएगा पर उसकी एनर्जी वाइट ब्लू से भी ज़्यादा हाई होगी, ठीक है। तो जितना टेम्परेचर उसका होगा वो उसी तरह से एमिट करेंगी चीज़ें। ये जो सारा मैंने बताया ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स जो ये नॉन ज़ीरो टेम्परेचर पे हैं, इनकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना सिर्फ लाइट एमिट कर रहे होते हैं, ये एब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं। तो ये जो दीवारें हैं ये एब्जॉर्ब भी कर रही हैं फोटॉन्स को, ठीक है। तो वो जो एक हमारा हाइपोथेटिकल एक सिलेंडर आनी है, ठीक है, जिसको मैंने कहा कि ओपेक सिलेंडर हम लेंगे, लाइट के केस में हमें ओपेक लेना पड़ेगा रेडिएशन के लिए, बिल्कुल ऐसे जैसे ये सील्ड कमरा है, तो इसकी दीवारें मुसलसल फोटॉन्स एमिट भी कर रही हैं और फोटॉन्स एब्जॉर्ब भी कर रही हैं, ठीक है।
कितने फोटॉन्स एमिट कर रही हैं और कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब कर रही हैं, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। सो ये जो ग्राफ है, ये एक्चुअली ये जो अभी मैंने बातें सारी कही हैं उसकी फ़िज़िक्स ये वाला ग्राफ बता रहा है, और टू सम एक्सटेंट ये इक्वेशन जो उसी ग्राफ की इक्वेशन है ये आपको बता रही है। ठीक है, सो होता क्या है, इमिट क्यों होते हैं, इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इमिट क्यों हो रही होती है लाइट? आपके पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं, एटम्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट कर रहे होते हैं सॉलिड्स के अंदर। सो जब वाइब्रेट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमें क्या बताता है कि चार्ज उसके अंदर जो भी होगा वो लाइट इमिट करेगा। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जितने पाए जाते हैं वो लाइट फोटॉन्स इमिट करेंगे। ठीक है, और एब्जॉर्ब कैसे हो रहा होता है? तो पार्टिकल्स जो फोटॉन्स हैं वो मुसलसल वॉल के साथ जाके लग रहे हैं और अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं एटम्स को। तो उनकी वाइब्रेशन यहाँ से भी हो रही है जो उनको मज़ीद एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये एक मुसलसल एक सिलसिला चलता रहता है। एटम्स एब्जॉर्ब होते फोटॉन्स एब्जॉर्ब होते रहते हैं, एमिट होते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आएगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह वहाँ पे हम पहले बात कर रहे थे, कोलैप्स करेगा जब ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगी और एक्सपैंड करेगा जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर रेट ऑफ एमिशन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से बढ़ गया तो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे कमरे में, है ना। और अगर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ गया तो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स कम होना शुरू हो जाएंगे कमरे में। ठीक है, अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ये नॉन इक्विलिब्रियम वाली चीज़ है जिसमें कम हो रहा है या बढ़ रहा है। जब इक्विलिब्रियम होता है तो उसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब और एमिट एक ही रेट के साथ हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इस कमरे में अगर एब्जॉर्प्शन और एमिशन एक ही रेट से हो रही है दीवारों में तो ये इक्विलिब्रियम में है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है ये वाला कमरा। अच्छा, इसकी अगर हम दीवारों को हीट करना शुरू कर दें या एसी ऑफ कर दें तो ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, इसके दीवारों में जो वाइब्रेशंस हो रही हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी, फोटॉन्स एमिट होना ज़्यादा बढ़ फोटॉन्स का रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा फोटॉन्स आ जाएंगे कमरे में। और जब फोटॉन्स ज़्यादा बढ़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्प्शन का रेट ख़ुद ब खुद बढ़ेगा क्योंकि टकराना ज़्यादा शुरू हो जाएंगे वॉल्स के साथ। तो आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्प्शन का रेट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब ये कमरा दोबारा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा तो फिर दोबारा इक्वल ही रेट होगा एब्जॉर्प्शन और एमिशन का, लेकिन वो हायर रेट होगा। एज अ रिज़ल्ट अगर ये गर्म कमरा हो तो इसमें ज़्यादा फोटॉन्स होंगे, अगर इक्विलिब्रियम में गर्म कमरा हो, और अगर ये इक्विलिब्रियम में ठंडा कमरा हो तो इसमें कम फोटॉन्स होंगे। ये वाली बात कुछ क्लियर हो रही है या नहीं हो रही? इस पे कोई सवाल पूछना है? ये नए कॉन्सेप्ट्स हैं, ये वो वाले कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंट्यूटिवली, गैस वाली बातें सबको समझ आ जाती हैं वो आसानी से, क्योंकि गैस प्रेशर बढ़ता हुआ हम सब ने देखा हुआ है। बट एग्जांपल अगर मिल जाए, हाँ, जैसे आपने प्रेशर की स्टार्ट में एग्जांपल दी, तो रेडिएशन की एग्जांपल रोजमर्रा लाइफ में, जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी के अराउंड भी रेडिएशन होती है, और अगर हम देखें एक्सरेज में, इधर जो हॉस्पिटल्स में यूज होती है रेडिएशन, तो इसकी कोई रोजमर्रा लाइफ में रोज़मर्रा में मुझे वो धात वाली ज़्यादा एग्जांपल आ रही है कि धात में से जिस तरह से इमिट हो रही होती है आपके फोटॉन्स, वो उसके धात के टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो अगर वही धात ठंडी हो जाए तो उसकी रेडिएशन जो इमिट होना शुरू हो जाती है ज़्यादातर, वो फिर ऐसी नहीं है जो हमें नज़र आती है, वो इंफ्रारेड में चली जाती है। और वही धात बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो फिर वो हाई एनर्जी पे रेड से येलो, येलो से वाइट, वाइट से
हाँ, लेकिन यूरेनियम की नहीं लेने की ज़रूरत, आप आम लोहे को भी हीट करना शुरू कर दें तो आप उस रेडिएशन की नहीं हमें जानने की ज़रूरत, रेडियो एक्टिविटी की नहीं हम बात कर रहे, हम आम लाइट की बात कर रहे हैं। सो ये वो रेडियो एक्टिव बीटा रेज और अल्फ़ा रेज, उसकी हमें बात करने की नहीं ज़रूरत। इनफैक्ट ये प्रोसेस वो है जो इस वक्त इसमें भी हो रहा है। अगर इसको बहुत ज़्यादा गर्म कर लें तो ये भी रेड ग्लो करना शुरू कर जाएगा, अगर ये जल के भस्म ना हो गया, बट ये रेड ग्लो करना शुरू हो जाएगा। और गर्म करें तो ये भी फिर वाइटिश नज़र आने लग जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी अगर आपके आज के लेक्चर से कोई एक बात याद रखनी है ना आपको, एक तो ये मैथ्स जिसको है ये अंडरग्रेड लेवल का कोर्स या ग्रेजुएट लेवल का कोर्स, मैथ्स इतना समझ आना चाहिए सबको। लेकिन अगर मैथ्स वाला लेवल नहीं भी है तो एक बात अगर आपको याद रखनी है वो ये है कि हर बॉडी फोटॉन्स इमिट करेगी अगर उसका टेम्परेचर नॉन ज़ीरो है। हर बॉडी इमिट कर रही है, कितने ज़्यादा कर रही है और किस एनर्जी के कर रही है ये उसका टेम्परेचर डिटरमिन करता है। ठीक है, ये वाली बात जहन में रखनी है। और फिर हम अगली दफ़ा आई थिंक इसको मज़ीद देखते हैं। अगली दफ़ा मैथमेटिकली थोड़ा सा और इसको मैं देखूँगी और फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ज़्यादा डिटेल में देख लूँगी।